लॉजिकल इवनिंग ऑल ऑफ द जुडिशियल एस्पिरेंट्स। आज के इस इवनिंग सेशन में हमारे साथ हैं सिलेक्टेड पर्सन नेम्ड एज संचित अस्थाना, हु वाज आल्सो द स्टूडेंट ऑफ मेंस जुडिशरी बैच एज वेल एज इन द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। संचित, आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए। संचित के बारे में थोड़े शब्दों में अगर मैं कहूं तो मुझे एक दोहा याद आता है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़े, ऋतु आए फल होए। तो इनकी इस कठिन मेहनत का परिणाम ये रहा है कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने प्रयास और परिणाम के बीच में जीवन की इस यात्रा में, अपने इस प्रिपरेशन की यात्रा में रहता है और उस यात्रा से एक प्रकार का एक्सपेक्टेशन ये रखता है कि एक दिन वह अपनी सफलता के उन शीर्षस्थों को जरूर देखेगा। तो उस परिणाम तक की यात्रा में आज हमारे साथ संचित जी हैं और संचित जी से हम उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को रखेंगे, उन विनिर्दिष्ट प्रश्नों को रखेंगे जो विशेष तौर पर कई बार ऐसे जुडिशियल एस्पिरेंट्स के मन में उद्भूत होते हैं। मैंने कोशिश भी की है कुछ ऐसे अपने बैचेस के विद्यार्थियों से उन प्रश्नों को जानने के बारे में कि उनके मन में इस प्रकार के कौन से प्रश्न बड़े कौतूहलवश आते रहते हैं और कई बार अपने तैयारी में वो इस प्रकार के प्रश्नों को नहीं भी पूछते। उसके कोई भी ऐसे कारक हो सकते हैं कि उनकी बेइज्जती होगी या ऐसा कुछ भी। तो ऐसे प्रश्नों को मैं इनके समक्ष रखूंगा और कोशिश करूंगा कि संचित प्रॉपर तरीके से उसका अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर बेहतर तरीके से आपको इसके बारे में स्पष्ट कर सकें। तो संचित, अपने बारे में थोड़ा सा विशेष तौर पर अपना परिचय देते हुए आप इस सेशन में आगे प्रोसीड करें प्लीज। गुड इवनिंग सर। मेरा नाम संचित अस्थाना है। मैंने अपना BLLB ऑनर्स नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल से किया है। मैंने अपना LLM मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी सीहोर से किया है। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था। इसके पहले मैं एक 2019 फेज 1 के अटेम्प्ट में इंटरव्यू अपेयर हो चुका हूँ। 2019 फेज 2 के पेपर में मैं मेंस अपेयर हुआ था, लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ था। और ये मेरे फाइनल अटेम्प्ट में मैं 21 रैंक में दिया है। बहुत अच्छा। संचित, मेरा अगला प्रश्न आपके समक्ष है। मैं एक एक फेज को लेकर के आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन में इसके 3 फेजेस में जो सबसे पहला फेज, सबसे पहला चरण है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का। तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में जैसा कि लगभग सभी जुडिशियल एस्पिरेंट को पता ही है कि यहाँ पर 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमसीक्यूज बेस्ड, और यहाँ पर किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जिसमें से 110 क्वेश्चन लॉ बेस्ड होते हैं, 10 क्वेश्चंस इंग्लिश और कंप्यूटर सेक्शन से होते हैं और 20 क्वेश्चंस जीके करंट अफेयर से होते हैं। तो इन सभी पर्टिकुलर पार्ट्स या सभी पर्टिकुलर सेगमेंट्स की जो प्रिपरेशन है वो किसी भी ऐसे जुडिशियल एस्पिरेंट्स को किस प्रकार से करनी चाहिए, उसे किस प्रकार का प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना चाहिए, स्ट्रेटजी तैयार करनी चाहिए विद रिगार्ड टू क्लियरिंग द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन? सर, मेरे हिसाब से जैसे ही डिसाइड करते हैं कि आप जुडिशरी के लिए अपेयर होना है, तो सबसे पहली चीज जो किसी भी एस्पिरेंट को करनी चाहिए वो प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करें। क्योंकि हर स्टेट के पेपर अलग रहते हैं। भले ही ओवरलैप होता है कोर्स का, तब भी जिस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं वो MP में अलग है, छत्तीसगढ़ में अलग है, वहीं दिल्ली में और ही अलग तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले तो पेपर को एनालाइज करें, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रीक्वेंटली, तो वो टॉपिक्स मतलब अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स से देख के कैंडिडेट ये भी पाएंगे कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कई बार रिपीट भी होते हैं। तो अगर जैसे तैयारी उनसे भी करी है तो बहुत फायदा होता है जब पेपर में अपेयर होते हैं। फिर बैराक्स सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं जब भी तैयारी कर रहे हैं। प्रीलिम्स की से देखें नज़रिए से या मेंस के नज़रिए से भी देखें, तो सबसे पहले तो बैराक्स को कंप्लीट करना है। बैराक्स को मैं तो कहूँगा कंटेस्ट कर लेना होता है कि सबसे फायदेमंद वही होता है कि बिल्कुल। याद रहेंगी जितनी ज़्यादा चीज़ें उतना ईजी हो जाता है रिकॉल करना। इसमें सेक्शंस भी याद रखने चाहिए, चैप्टर्स भी याद रखने चाहिए सब्जेक्ट्स को लेके। तो उससे खुद ही के लिए रेफरेंस भी हो जाता है चैप्टर्स के थ्रू। सेक्शंस कई बार याद आ जाते हैं, कई जो वैसे याद नहीं आ रहे होते हैं। फिर लॉ के सब्जेक्ट्स तो ये हो गए। फिर इंग्लिश और जीके के लिए भी सब जैसे अगर पुराने पेपर्स एनालाइज करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थोड़े बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि अदरवाइज जीके तो एवरीथिंग अंडर द सन इज जीके। तो करेक्ट। वैसी बात हो जाती है। पर अगर देखेंगे पुराने पेपर्स तो समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किन टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, MP की क्या चीजें पूछे जाती हैं, नेशनल क्या चीजें पूछी जाती हैं, करंट में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो वो थोड़ा सा आइडिया लगेगा तो उस तरीके से अपनी पढ़ाई को फिर मोल्ड किया जा सकता है, अपनी तैयारी को थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है उस तरीके से, क्योंकि पूरी जीके नहीं पढ़ी जा सकती है किसी भी दिन। तो बिल्कुल सही थोड़ा है। बहुत इस तरीके से अगर एनालाइज करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे पेपर को, तो बहुत फायदा होता है। बिल्कुल बिना देखे पढ़ने से ज्यादा हम्म। अच्छा ही होता है।
और इंग्लिश और कंप्यूटर के लिए भी यही रहेगा। कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सफिशिएंट होती है, थोड़ा बहुत एब्रीविएशंस पूछते हैं कि www का फुल फॉर्म क्या हो गया, URL का फुल फॉर्म क्या हो गया, ये इनके फेवरेट क्वेश्चंस हो जाते हैं। कभी कभार शॉर्टकट्स पूछते हैं वो कि वर्ड में इस शॉर्टकट से क्या होगा। तो इस तरह की चीजें थोड़ी सी प्रिपेयर की जा सकती हैं। कई किताबें आती हैं कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, तो उनको रेफर किया जा सकता है। छोटी छोटी किताबें होती हैं, ज्यादा टाइम भी नहीं लेती हैं, कंप्यूटर का वेटेज भी ज्यादा नहीं है, तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगाया जाए। इससे बल्कि अगर सब्जेक्ट पे फोकस करें तो अगर यहाँ पे थोड़े बहुत कम भी हो जा रहे हैं तो वहाँ मेकअप कर लेंगे। करेक्ट। इंग्लिश जो है वो काफी बेसिक इंग्लिश पूछी जाती है। कभी कभार कुछ वर्ड्स, ट्रिकी वर्ड्स पूछ लिए जाते हैं जो ऐसा नहीं है कि फिर वो किसी के लिए भी इजी हुए, वो सबके लिए इजी हो जाते हैं। तो इस नजरिए से उसको देखें तो ज्यादा इतना हावी नहीं होगा वो सब्जेक्ट्स आप पे। तो थोड़ा सा एनालाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है जब भी प्रीलिम्स को अप्रोच कर रहे हैं तो। और छोटी छोटी चीजें याद करनी पड़ जाती हैं प्रीलिम्स में, जो मेंस में इतनी इंपॉर्टेंट कभी नहीं हो पाती हैं। मेमोरी बेस्ड चीजें ज्यादा होती हैं। जी जी। करेक्ट। बिल्कुल ठीक संचित, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि इसमें जितने भी सेगमेंट हैं, चाहे वो लॉ का पोर्शन हो, चाहे वो इंग्लिश पोर्शन हो, चाहे वो कंप्यूटर का हो, चाहे वो जीके या करंट अफेयर्स का हो, जैसा कि आपने कहा कि हम एक ही दिन बैठ करके सारी चीजों को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। हमें उन सभी सेगमेंट्स को अलग अलग टाइम, अलग अलग समय और काफी अलग प्रकार से स्ट्रेटजी बना करके तैयार करना होगा। हम अगर ये सोचें कि एक ही दिन में पूरा करंट अफेयर तैयार कर लें, हम ये सोचें कि हम एक ही दिन में पूरा जीके तैयार कर लें, तो ये मुश्किल है। और इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा समय आने वाले अपने प्रिपरेशन के लिए लगातार देते रहना होगा, तभी वो चीजें एक साथ कंप्लीशन की ओर होंगी। और साथ ही साथ रिवीजन में चीजों को रखना बहुत जरूरी होगा। अभी रिवीजन के स्तर पर भी मैं इनसे कुछ विशेष प्रश्न पूछूंगा, लेकिन वहां पर जाने से पहले कई बार एक और दिमाग में प्रश्न आता रहता है, जो बहुत सारे जुडिशियल एस्पिरेंट्स के दिमाग में आता है, सर वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब दे पाना मुझे लगता है किसी भी व्यक्ति के लिए, संभवतः ये जरूर हो सकता है कोई व्यक्ति ये बात निर्धारित कर रहा हो कि हाँ उसकी इन्फॉर्मेशन में ऐसी कोई बात रही हो, ऐसी सूचना में बात रही हो, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार के प्रश्न का जवाब कोई बहुत सटीक तरीके से दे पाए, ये मुश्किल है। इस पे एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट या एक मनोवैज्ञानिक तर्क अगर मैं कहूं तो सिर्फ ये कहूंगा कि व्यक्ति को अपनी प्रिपरेशन पर थोड़ा ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो वैकेंसी ऐसा तो है नहीं कि किसी भी वर्ष में ना आ रही हो, तो वैकेंसी तो लगातार आ रही है। हो सकता है उनका समय थोड़ा सा चेंज हो गया हो, थोड़ा सा तब्दील हो गया हो, लेकिन अगर आप प्रिपेयर हैं तो वैकेंसी कभी भी आए इसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर मूव करते हैं संचित। तीसरा प्रश्न ये है कि यहाँ पर कुछ बच्चों के समक्ष एक प्रकार का भ्रम होता है, या यूं कह दें कि उन्हें शायद इस बात के बारे में बहुत सटीक नॉलेज नहीं होता है कि मेंस एग्जामिनेशन में अपने दिए हुए क्वेश्चन के आंसर में हमें केस लॉ लिखने भी हैं या नहीं, केस लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही लिखने हैं, केवल उसका नाम लिखना है, या साइटेशन के साथ ही लिखने पर नंबर मिलेंगे। इस प्रकार के बहुत सारी चीजें अराइज करती हैं। इसी में जुड़ा हुआ दूसरा प्रश्न भी मेरा है कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर के बच्चों को कैसे अपना प्रिपरेशन रखना चाहिए, कि मेंस एग्जामिनेशन में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को लिखने में समय का प्रबंधन क्या रखें, टाइम का मैनेजमेंट क्या रखें। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप इलेबोरेट कर दें। सर केस लॉ के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि वैसे तो वो लोग मांगते नहीं है कि केस लॉ लिखिए। एडीजे के पेपर में होता है कि रेफरिंग टू रिलेवेंट केस लॉ आंसर योर क्वेश्चन। पर सिविल जज में अब तो इस तरीके से पूछे नहीं जाते हैं कि एनालाइज ऑन द बेसिस ऑफ रेलेवेंट केस लॉ। लेकिन हमेशा बेहतर ही होता है, क्योंकि लॉ के किसी भी प्रोविजन को सिर्फ बैराक से अगर समझाएंगे तो वो अधूरा ही लगता है, जब तक कि उस पर कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। कई बार कोर्ट का एक जो इंटरप्रिटेशन होता है वो लॉ के जो वर्डिंग्स है, बेयर वर्डिंग्स है, उससे बहुत आगे निकल चुका होता है। तो बहुत जरूरी हो जाता है ऐसी सिचुएशन में केस लॉ को रेफर करना। जैसे अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर केस लॉ के बिना तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का हो भी ही कोई नहीं एक्सप्लेन सकता। ही नहीं कर सकता है। करेक्ट। इसी प्रकार से बहुत सारी राइट टू इक्वालिटी वगैरह भी अगर सिर्फ हम आर्टिकल 14 पे ही जा रहे हैं तो फिर तो कितना छोटा सा ही हो जाता है। तो कई जगहों पे इंपॉर्टेंट हो जाता है केस लॉ, कई जगहों पे मैं मानता हूँ कि ब्यूटिफिकेशन के लिए भी जरूरी हो जाता है, आंसर को अपना स्टैंड आउट कराना होता है। क्योंकि जब प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस में आते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि सबका लेवल ऑफ नॉलेज मोर और लेस सेम होता है। सेम होता है। अब किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आंसर, किस तरीके से लिख रहे हैं, वो मेजर डिफरेंस बना के ले आता है। वो 19-20 का डिफरेंस होता है सबके मार्क्स में जब हम चेक बिल्कुल करेंगे। सही क्योंकि है। तो केस लॉ हो जाते हैं, लीगल मैगजिम्स हो जाते हैं, ये बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं अपने आंसर को स्टैंड आउट कराने के लिए। हम्म। तो इसलिए मेरे ओपिनियन में तो केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मैंने इसी वजह से केस लॉ की पूरी एक अलग से नोटबुक तैयार की थी, जिसको मैं डेली रिवाइज करता था सुबह उठ के। सबसे पहली चीज मैं अपनी केस लॉज की नोटबुक को ही रिवाइज करता था। 1 घंटा से 1.5 घंटा मेरे को लगता था उस चीज में।
पर उससे मेरे को ये हुआ कि हर सब्जेक्ट में मेरे पास ऑलमोस्ट हर टॉपिक के लिए एक ना एक रेलेवेंट केस लॉ था। उसमें बेसिक जो चीज बताई गई थी वो थी। कई बार हो जाता है कि आपका जो इसी का जो एक फॉलोअप क्वेश्चन था कि क्या केस लॉ के अंदर की सारी चीजें जाननी होती हैं। सर हाँ, कई बार हो जाता है कि हमें केस लॉ पता नहीं होता है, पर ये पता होता है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे यही इम्पोर्टेंट केस लॉ था। अब अंदर क्या हुआ ये तो किसने ही एग्जैक्टली, पढ़ा था। तो बिल्कुल सही। सर ऐसे में मैं तो ये करता था कि मैं वेग मेंशन तो कर ही देता था उस केस के बारे हम्म में हम्म कि ना लिखने से तो बेहतर ये कि कुछ लिख दें, भले ही कुछ लिख अधूरा दें, थोड़ा सा लिख दें। बिल्कुल ठीक। इसमें मैं इस तरीके से उसको लिख देता था कि फॉलोइंग केस इज अ रेलेवेंट केस, इज अ लैंडमार्क केस ऑन दिस टॉपिक या ऑन दिस सब्जेक्ट। ऐसे करके मैं लिख देता था। हम्म। एक मेंशन हो जाए, भले ही मैं उसको फिर अंडरलाइन नहीं करता था कि ज्यादा ध्यान ना जाए उस पर। पर अगर कभी पढ़ें तो एटलीस्ट उनको दिख जाएगा कि एक केस करेक्ट। उसमें आया था। सर फिर टाइम मैनेजमेंट की बात आती है तो सर एक बार क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देंगे क्या? टाइम हाँ बिल्कुल, मैनेजमेंट। मैं प्रश्न सिर्फ बहुत सिंपल है कि यहाँ पर जब बच्चे मेंस एग्जामिनेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जी बिफोर गोइंग इनटू द एग्जामिनेशन, जी और जब एग्जामिनेशन में, मेन एग्जामिनेशन में ऐसे मेंस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हैं, जी तो इन सिचुएशंस में क्या उन्हें प्रायर प्रैक्टिस करनी ही चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, ऐसे किसी एक प्रश्न के भी जवाब को लिखने के लिए क्या उन्हें टाइम मैनेज करके चलना चाहिए, कि किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में उन्हें एटलीस्ट इतना समय तो प्रिवेंट करके ही चलना होगा। जी सर, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो मेरे साथ में पढ़ाई करे थे, जो इक्वली डिजर्विंग मैं मानता हूँ, उनका सिर्फ इस वजह से ही मींस क्लियर नहीं हो पाया कि पेपर कंप्लीट नहीं हो पाया। टाइम करेक्ट, मैनेजमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली अब जो नया पैटर्न इस बार से हुआ था बिल्कुल कि सही। उनने 8-8 मार्क के क्वेश्चन को 4-4 में तो डिवाइड किया ही डिवाइड था। वो कर तो दिया पहले है। भी कर दिया था, इस बार तो सब हम्म, डिवाइड भी कर दिए थे सब कि डिवाइड भी कर दिया। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं तो इनफैक्ट सर मैं एक मिनट देखता हूँ। बिल्कुल। मैंने जैसे सर ये अपनी एक वो बनाया था, इसमें एक एक आंसर के लिए मैंने एक एक मिनट का क्या फिक्स बात कर है, रखा था कि 11 बहुत मिनट में, बढ़िया। 12 मिनट में, ऐसे करके मैं सारे सब्जेक्ट्स के एक एक क्वेश्चन के लिए टाइम फिक्स रखता था कि बहुत इतना बढ़िया। टाइम होगा जैसे ही उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाना है। फिर अगर टाइम बचेगा तो इस क्वेश्चन का जो पार्ट अधूरा छूट गया उसको कवर कर लेंगे। पर बिल्कुल इस ठीक, क्वेश्चन को कंप्लीट और या अच्छा करने के चक्कर में अगले क्वेश्चन छूट ना जाए, इसलिए मैं टाइम बहुत फिक्स करके चलता था सर। बिल्कुल ठीक। तो यहाँ पर संचित ने जिस प्रकार से चीजों को एलैबोरेट किया है, उसमें ये बात स्पष्ट हो पा रही है कि आपको इन चीजों को अपने प्रैक्टिस में रखना ही होगा, कि आप, एक तो प्रायर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जी प्रायर बिल्कुल। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और दूसरा ये कि आपको अपने मेन एग्जामिनेशन में ऐसे प्रश्नों के जवाब को लिखने में समय का विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से संचित ने बताया कि अब और आप सब पहले भी अगर इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर को देख पाए हों, तो आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में पिछले 2 वर्षों से जो मेंस का पैटर्न है वो चेंज हुआ है। जो 8-8 नंबर के क्वेश्चन हैं वे तब्दील हो चुके हैं 4-4 में, और अब तो सब डिवाइड भी हो चुके हैं। तो इस सिचुएशन में क्वेश्चन का जो नेचर है, मेरा ख्याल है वो अभी भी वैसा ही है कि उसमें लिखना 8 नंबर के बराबर ही है। तो जी जी ऐसी सिचुएशन में आपको अपने समय का प्रबंधन बहुत बेहतर तरीके से लेकर के चलना होगा। मींस आपको जो कुछ लिखना है, एक सिनॉप्सिस के तौर पर आपके दिमाग में फ्रेम होना चाहिए, तभी बिल्कुल आप सर। उसको सही समय पर कंप्लीट भी कर पाएंगे, अदरवाइज आपका क्वेश्चन पेपर छूटने की हालत पर होगा। तो दिस इज द थिंग दैट दिस संचित हैज elaborated. Another thing that is coming to mind कि कुछ बार स्टूडेंट्स का ये प्रश्न भी होता है कि हम जब इन एक कलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की स्थिति देखें तो लगभग 12 लॉ सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कई बार स्थिति ये होती है कि हम जिन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट कर चुके हैं वो रिवीजन ठीक से नहीं हो सका, तो वो फिर से उसी स्टेज पर चला गया जैसे हमने उसका पढ़ा ही ना हो। तो जी अब इस प्रकार की सिचुएशन में हमें विषयों को रिवीजन में रखने के लिए किस प्रकार का मेथड का इस्तेमाल करें, और रिवीजन के लिए हम किस प्रकार की शेड्यूलिंग करें, क्या इसका इसका रोल कितना है, रिपीटिशन और रिवीजन का रोल कितना है? सर, रिपीटिशन और रिवीजन का तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जैसे कि मैंने आपको जो अभी एक शीट दिखाई थी, हाँ ये हाँ। मेरे मेंस मेंस के रिवीजन की मेरी शीट है सर। ओ तो हो, इतने नंबर ऑफ रिवीजन्स मेरे रहे हैं, ये सिर्फ वेरी मेंस गुड, के पहले हैं सर, हर सब्जेक्ट के। वेरी गुड। तो सर जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे उतना ज्यादा रिटेन करेंगे। अब रिवीजन का सर जैसे अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मेरे हिसाब से इस तरीके से लोग फॉलो कर सकते हैं कि जो सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं हम्म उसको तो चलने दें, हम्म। क्लासेस के साथ चल रहा है या सेल्फ स्टडी में चल रहा है, जैसे भी चल रहा है वो चलता रहेगा। पर जो सब्जेक्ट करेक्ट। पहले हो चुका है उसके क्वेश्चंस लगा लें। मेंस के क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसके साथ प्रीलिम्स के भी कई क्वेश्चन बैंक्स आते हैं, उनमें से किसी भी उससे क्वेश्चंस करें तो टच में रहेंगे उस सब्जेक्ट के।
और उसमें फायदा ये भी रहेगा कि जैसे एमपी से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट अपने पेपर के भी टच में रहेंगे, नॉट जस्ट सब्जेक्ट, हम्म पेपर का भी हम्म एक टच होता है सर। तो हम्म वो दोनों चीज़ों के रहेंगे तो रिवीजन बना रहेगा। फिर जैसे जैसे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं, कि जैसे 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, तो पहले एक बार रिवाइज कर लें पुराने 6 जो हो चुके हैं उनको, फिर आगे करेक्ट 6 पे बढ़ें। तो जितना ज्यादा रिवीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा। फिर जो भी कैंडिडेट कर रहा है ऐसे, वो थोड़े टाइम में पाएगा कि जो नंबर ऑफ आवर्स दैट इज टेकन टू रिवाइज वन सब्जेक्ट, वो धीरे धीरे करके डिक्रीज होता जाएगा। कि हम्म। जैसे पहले मैं स्टार्ट करता था तो मेरे को एक एक सब्जेक्ट में 2 2 3 3 हफ्ते लग जाते थे हम्म रिवाइज करने में। बट बाय द एंड ऑफ इट, मेंस के जस्ट पहले तक तो मेरा हो गया था कि मैं एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट रिवाइज कर रहा था एंड टू एंड। ऐसा भी नहीं था कि मैं चीजें स्किप कर रहा था, उनमें पूरा रिवाइज कर रहा था। तो नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ाएंगे तो चीजें याद रहेंगी, बहुत फायदा ही रहता है उसमें तो। करेक्ट। तो रिवीजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं संचित। और अगले क्वेश्चन में बहुत कॉमन क्वेश्चन अराइज होता है कि मेंस आंसर राइटिंग में हैंड राइटिंग का क्या रोल है, और इसका कितना असर पड़ता है किसी भी ऐसे आंसर की चेकिंग में। और हैंड राइटिंग के क्वेश्चन के साथ साथ एक और क्वेश्चन अपेंड कर रहा हूं कि जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट्स हैं, उनके द्वारा ट्रांसलेशन के उस लैंग्वेज पेपर में इंग्लिश टू हिंदी मीडियम में जो सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसके लिए कुछ कठिनाइयां या यूं कहते कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़ जाते हैं। जी। उनको कैसे इससे अ, मेहनत करके या किस प्रकार के रेमेडियल एस्पेक्ट को प्रयोग करके वो इससे उबर सकते हैं। अ, हेलो। संचित, हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ तो सर इसमें, एक सेकंड सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देंगे सर फिर से, जी जी। मैं पहला बीच में। प्रश्न तो मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर हैंड राइटिंग का क्या रोल है। जी मेंस जी आंसर सर। राइटिंग में हैंड राइटिंग के बारे में पहले आप बताइए, फिर दूसरे प्रश्न के बारे में चलते हैं। जी जी सर, हैंड राइटिंग का तो सर बहुत ज्यादा मेरे को लगता है इतना रोल नहीं होगा, नहीं तो मैं नहीं होता सेलेक्ट। पर मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा सा क्लीन होना चाहिए, हमारे जो लिखी हुई चीजें हैं वो पढ़ने में तो आनी लेजिबल हो, चाहिए। रीडेबल हो। जी हाँ जी, हाँ लेजेबल रहे, रीडेबल रहे, ये हाँ इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा हैंड राइटिंग पे फोकस करेंगे तो स्पीड कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। मैंने ये भी ट्राई हाँ किया था कि हैंड राइटिंग अपनी बहुत सुधारने का ट्राई करें, तो हाँ नेचुरली जो हैंड राइटिंग आती है उसमें बेस्ट स्पीड आ पाती है। हाँ। तो बस ये ट्राई करना चाहिए कि वो क्लीन दिखे, अच्छा दिखे। स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं लोग थोड़ा, हेडिंग्स वगैरह करके, लाइन छोड़ के, नीट एंड क्लीन रहे तो अच्छा रहता है। और हैंड करेक्ट। राइटिंग का इतना ज्यादा मतलब नहीं होगा इफेक्ट, हम्म। पर अगर आप क्लियर अपना मैसेज कन्वे कर पा रहे हैं अच्छे से और तो। कंटेंट सही हो। जी जी, कंटेंट तो बिल्कुल सबसे सही। इम्पोर्टेंट है सर, वो तो है ही। बिल्कुल सही। दूसरा प्रश्न इसी में जुड़ा हुआ था संचित, वो इस बारे में था कि लैंग्वेज सेक्शन में ट्रांसलेशन के सेंटेंसेस के संदर्भ में हम कैसे प्रिपेयर करें, विशेषकर जब कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम के हैं और उन्हें इंग्लिश जी से हिंदी वर्जन में ट्रांसलेट करना है। क्योंकि ऐसा देखा जाए कि कई बार जो इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट हैं उनकी हिंदी थोड़ी सी तंग होती है। तो इसको कैसे प्रिपेयर करें? जी जी सर। तो ये प्रॉब्लम तो मैंने भी पर्सनली बहुत फेस करी थी। इंग्लिश में ही स्कूलिंग और कॉलेज दोनों हो गया, तो लीगल टर्म्स तो हमने कभी हिंदी में पढ़े भी नहीं थे। हाँ हाँ। तो सर इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि डिग्लॉट वाली बैराक्स जो आती हैं, जो भाषी हम्म बैराक्स होती हैं, इंग्लिश एक हम्म तरफ हिंदी एक तरफ, तो हम्म वो बैराक्स को रेफर करना चाहिए। और रेगुलरली तो नहीं पढ़ सकते ऑब्वियसली उनको, जब तैयारी कर रहे हैं। पर मैं उसको लेजर रीडिंग में, मैंने उसको अपने करिकुलम में घुसा लिया था कि रात में सोने से पहले कभी कभार देख लिया, जो आज प्रोविजंस पढ़े थे उन्हीं का हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ लिया। फिर ट्रांसलेशंस के एक्सरसाइजेस करता था, विदिज्ञ से भी जो मिलते थे ट्रांसलेशन शीट्स मिलती थी सर, तो वो सारी शीट्स करी हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी, जितनी ज़्यादा रीडिंग रहेगी हिंदी में, क्योंकि हिंदी में सिर्फ वर्ड्स याद कर लेना नहीं, ग्रामर भी एक चीज़ होती है। जो हमारी हाँ। बोलचाल वाली ग्रामर है वो बहुत गलत होती है असली में। गलत होती है, बिल्कुल सही। इसलिए जब रीड करेंगे हिंदी तो फिर बेटर होती जाएगी ग्रामर। तो जितनी ज्यादा रीडिंग एंड राइटिंग दोनों हो सके हिंदी में, उतना बेटर रहता है ट्रांसलेशन के लिए सर। और करेक्ट। एक वर्ड्स की लिस्ट बनाना बहुत अच्छा रहेगा किसी के लिए भी जो इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। मैंने हम्म भी बनाई थी, करीब 25 से 30 वर्ड्स की, मतलब 30 पेज की लिस्ट बन गई थी, जिसमें हम्म। कि सब वर्ड्स का मैंने ट्रांसलेशन लिखा था और उन्हीं को रिवाइज करता रहता था जब भी मौका मिलता था। तो बहुत बढ़िया। उस तो ये बहुत अच्छी अपनी हैबिट आपने बताई है। क्योंकि इस बारे में जब कई बार किसी भी स्टूडेंट के अपने फ्रेंड या
गुड फ्रेंड, या फिर उनके टीचर्स और मेंटोर्स और गुरु के द्वारा इस प्रकार की बातें बताई जाती हैं तो वो सिर्फ सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को एक सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछने का तात्पर्य भी मेरा कुछ इस प्रकार से है कि आप इस बात को थोड़ा ध्यानपूर्वक सही रूप में सुन सकें और समझ सकें, क्योंकि अब असर ज्यादा होता है जब कोई व्यक्ति अपने आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे बीच से ही उठ खड़ा होकर के और एक सफलता के पायदान तक पहुंचता है, और जब वो व्यक्ति कुछ इसी प्रकार की बातों को रखता है तो उस पर थोड़ा सा वजन होता है और उसे सुनने में और उसे फॉलो अप करने में थोड़ा सा एक प्रबलता मिलती है। तो इसलिए मैंने ये प्रश्न आपके समक्ष रखा। एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं संचित, की जुडिशियल एस्पिरेंट्स के बीच में एक और भ्रांति होती है कि क्या हमें नोट्स प्रिपेयर करना चाहिए। और प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम वन लाइनर फैक्ट के नोट्स की बात करें, शॉर्ट नोट्स की बात करें, और अगर मेंस एग्जामिनेशन के बेसिस से हम अपने प्रॉपर नोट्स की बात करें, तो इनका कितना रोल है? सर नोट्स मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा सब्जेक्ट्स के नहीं बनाए थे। जिन सब्जेक्ट्स जो छोटे थे जिनका बनाना पॉसिबल होता, अब जैसे सीआरपीसी में मेरे को नहीं लगता है कि नोट्स बनाना पॉसिबल है। मैं उसमें यही करता था कि स्टिकी नोट्स फिर मैं अपने साइड में लगा लेता था, जिसमें कुछ किसी भी प्रोविजन में कुछ केस लगाना है या कोई एडिशन कमेंट्री अपने को देनी है तो वहां पे कर लेता था। पर हर सब्जेक्ट में हर सेक्शन के लिए अपने पास कुछ एक कमेंट्री होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम द बैराट। तो वो चाहे नोट्स के तौर पे कोई बना ले किसी नोटबुक में करके, या बैराट में साइड में लिख ले छोटा सा कुछ करके कि सिर्फ बेयर प्रोविजन इज नॉट इनफ। थोड़ा सा एक आध चीज अगर हो जाएगी तो अच्छा रहता है। नोट्स अगर किसी की बनाने की रुचि है तो बहुत फायदा करते हैं। जिन सब्जेक्ट्स में मैंने करते नोट्स हैं। बनाए थे उनका रिवीजन बहुत इजी हो जाता था जब मैं अपने नोट्स से पढ़ता था, एज कम्पेयर टू वो सब्जेक्ट जिनको मैंने सिर्फ बैराट से पढ़ा था। तो अगर नोट्स बनाना पॉसिबल है तो मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि नोट्स बनाए जाएं। जितने ज्यादा सब्जेक्ट्स के बन सकते हैं उतना अच्छा है। मैंने क्या किया था कि जिन सब्जेक्ट्स के नोट्स नहीं बनाए थे उनके मैंने प्रीवियस ईयर के सारे मेंस के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे। तो वही मेरे लिए एक तरीके से रिवीजन के लिए बाद में काम आ जाते थे। तो मैंने आंसर्स लिखे हुए थे तो स्ट्रक्चरिंग भी उससे तैयार हो जाती थी और सब्जेक्ट भी रिवाइज हो जाते थे एक तरीके से। बाकी नोट्स का उतना वैसे तो नहीं है। बाकी प्रीलिम्स में सर जैसे वन लाइनर का आपने बोला तो वन लाइनर के लिए भी सर मैं एक रखा हूँ अगर बिल्कुल शो करिए। बता सकूँ। सर इस तरह के मैंने फ्लैश कार्ड्स तैयार करे हुए थे गुड। जो वन वन लाइनर फैक्ट्स रहते हैं, और समझ वो गया। हर सब्जेक्ट के इसमें हर सब्जेक्ट के थे, केसेस भी रहते थे इसमें, जीके वाले फैक्ट्स भी मैं रखता था। बहुत सारी जो भी चीजें पेपर सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही मैं रखता था। काफी एक मोटा एक स्टैक था ये। ओहो। और मैं डेली सुबह का था कि सुबह 6 बजे उठ के ये रिवाइज करना है और अपनी केस लिस्ट रिवाइज करनी है। तो गुड। जब एक महीना रेगुलरली रोज 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 यही रिवाइज होगा तो ये चीजें तो कभी गलत नहीं आने वाली हैं। कभी गलत नहीं होगी, बिल्कुल सही बात है। कंसिस्टेंसी सिर्फ इस बारे में नहीं होती कि हम बस बुक लेकर के अपनी बैरेट से लेकर के बस एक जगह पर सिटिंग बना लिए। कंसिस्टेंसी इस बारे में भी है कि आप उन चीजों के बारे में एक शेड्यूल्ड वे में प्रिपरेशन करें। आपके लिए एक शेड्यूल होना चाहिए कि एक एक आपकी दिनचर्या होनी चाहिए। क्योंकि इस स्टेज पर जब आप एक बड़े एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करना कर रहे हैं, बड़े एग्जामिनेशन को क्रैक करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए जब तक आपके पास एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं होगा कि आप किस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पर क्या चीजें कंप्लीट करने वाले हैं, आपका एक छोटा छोटा ही सही लेकिन टारगेट नहीं होगा, तो चीजें कंप्लीट नहीं होंगी। और कंप्लीशन तो एक बात हुई, सबसे बड़ी बात उसी में एड ऑन होती है रिवीजन की। और उसके लिए भी आपको प्रॉपर शेड्यूल बनाना चाहिए कि वे सब्जेक्ट जैसे आपने पढ़ लिए हैं वे रिवीजन में भी बने रहें। तो प्रॉपर शेड्यूल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, और ये पूरा फैक्टर आप संचित के इस प्रिपरेशन की जर्नी से समझ सकते हैं, जिस प्रकार से थ्रू दियर ओन एफर्ट, अपने प्रयासों से उन्होंने जो कुछ भी चीजें प्रिपेयर की हैं वो आप लोगों के समक्ष भी एक एग्जाम्पल, एक इलस्ट्रेशन के तौर पर दृष्टांत स्वरूप आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। एक और क्वेश्चन आप लोग आपके समक्ष रख रहा हूँ संचित, और ये प्रश्न है कि कई बार प्रिपरेशन की इस ड्यूरेशन में, क्योंकि एक आप जानते हैं कि लंबा दौर है ये, और इस सफलता के लंबे दौर में कई बार सेल्फ डाउट क्रिएट होता है कि हम कर भी पाएंगे या नहीं, या हम जो कुछ कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन में है भी नहीं। तो उन पर्टिकुलर सेल्फ डाउट्स की स्थितियों को रिमूव करने के लिए या उनसे किसी भी प्रकार से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कैसे तैयार रहना चाहिए? सर इतने टाइम में सेल्फ डाउट तो कई बार हुआ। हर पेपर के रिजल्ट के बाद जब भी ऐसा होता था कि नहीं क्वालिफाई हुए हैं तो भी बुरा लगता था। तो सर मैं तो इसमें अपने उन दोस्तों को ही देखता था जिनका सिलेक्शन हो रहा है। बहुत तो बढ़िया। उसमें देख के मेरे को ऐसा लगता था कि मेरा नहीं हुआ पर किसी का तो हो रहा है, हो तो रहा है। पॉसिबल तो है, ऐसा तो नहीं है कि पॉसिबल है। इम्पॉसिबल चीज है। बिल्कुल कोई सही। मेरे बीच में से ही तैयारी करके मेरे साथ बिल्कुल। ही तैयारी करके निकाला है तो थोड़ा बिल्कुल। बहुत ही डिफरेंस है। तो सर मोटिवेशन मैं वहीं से लेता था कि इस बार नहीं तो अगली बार ही सही करके कभी बिल्कुल ना सही। कभी तो होना ही है। बिल्कुल सही बात।
तो आपने ये भी देखा कि इस प्रकार के ड्यूरेशन में जो भी सेल्फ डाउट्स की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए हमारी परिस्थितियां ही हमें जवाब देती हैं। जी तो बिल्कुल। जैसा कि संचित ने कहा कि हमारे साथ कई और लोग भी तैयारी कर रहे थे जो सिलेक्ट हुए, तो इनका सोचने का जो तरीका था वो पॉजिटिव फैक्टर का था, सकारात्मक वे में था, और सकारात्मक होते हुए इन्होंने अपने उस नेगेटिव एस्पेक्ट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लिया। तो इसीलिए पॉजिटिव फैक्टर ही किसी भी ऐसे दृश्य का देखा जाना, एक नजरिया रखना इतना ही बहुत महत्वपूर्ण होता है आपकी परिस्थितियों को तब्दील कर देने के लिए। अगले पार्ट में चलते हैं संचित, और इस लास्ट पार्ट में मैं आपके इंटरव्यू फेज के बारे में बात करना चाहूंगा कि आपका साक्षात्कार कैसा रहा, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए, और अपकमिंग जुडिशियल एस्पिरेंट्स को अपने इस थर्ड फेज को क्या हल्के में लेना चाहिए या इसके लिए भी बहुत सीरियस रहना चाहिए और इस फेज को भी गंभीरता से लेते हुए अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए। सर मेरे हिसाब से तो मैं ये मानता हूँ कि इंटरव्यू वाला फेज सबसे टफ हो जाता है। प्रीलिम्स में क्या होता है कि हमें 4 ऑप्शन देखते हैं, सही आंसर चूज कर लेंगे। मेंस में होता है कि एक ब्रॉड टॉपिक आ गया है जिसपे हम कुछ नहीं भी आता है तो भी हम आसपास की बातें करके लिख एक करके आ वैलिड सकते हैं। आंसर लिख सकते हैं। हम्म। इंटरव्यू में वो सामने बैठे हैं हमारे, हम्म। तो हम ज्यादा इसमें बीटिंग अराउंड द बुश वाली चीजें तो कर नहीं सही सकते हैं। बात है। डायरेक्ट बिल्कुल हमें सही या बात। तो आता है या नहीं आता है, नहीं आता और है। उन्हें क्लियर हमारे चेहरे पे भी दिख रहा है कि नहीं आता हाँ है। हाँ हाँ हाँ। जैसे ही सवाल पूछा जाता है उनको समझ में आ जाता है हमारे रिएक्शन से कि करेक्ट। इनको आता है कि नहीं आता है, तो गेस वर्क भी वहां पे नहीं चल पाता है। प्रीलिम्स में तो गेस वर्क करके भी आ जाते हैं कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। बिल्कुल सच। तो वो सारी चीजें नहीं होती, इसलिए मेरे को लगता है कि इंटरव्यू ज्यादा और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पर्सनालिटी का टेस्ट भी हो गया है एक, और बिल्कुल सही। मेजरली पर्सनालिटी का टेस्ट है, क्योंकि नॉलेज तो हमारी प्रीलिम्स और मेंस में उन लोगों ने चेक कर लिया है। इनफैक्ट ये चीज हम देखते हैं कि जैसे जब इंटरव्यू के दौरान मैं बाकी लोग से भी पूछ रहा था कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो हम्म। कई लोगों से कोर्स के बाहर के भी क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, कि कुछ लोगों से स्टैम्प्स एक्ट पूछ लिया था, रजिस्ट्रेशन एक्ट अच्छा। पूछ लिया था। तो वो मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ प्रेशर में डाल के उनकी रिएक्शन को चेक करने के लिए ही हाँ, पूछे जा चेक रहे किया थे, जा रहा है। कि कोई व्यक्ति जो कि एनरोल्ड भी नहीं है एज एन एडवोकेट, तो उसको स्टैम्प्स एक्ट और ये सारे एक्ट तो पता नहीं होने वाले हैं। हम्म। तो वो सिर्फ उनका रिएक्शन चेक कर रहे थे। फिर उसके इमीडिएटली बाद कोर्स के सब्जेक्ट जब वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे, तो वो ये देख हम्म। रहे थे कि क्या वापस ट्रैक पे आ पा रहा है कैंडिडेट की नहीं आ पा रहा है। तो हम्म। ये इस तरीके से पर्सनालिटी को ही चेक कर रहे थे। तो इस वजह से बहुत टफ हो जाता है इंटरव्यू किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा है वहां पे फेस करने के लिए पैनल को। तो करेक्ट। बहुत जरूरी रहता है कि पैनल के सामने कॉन्फिडेंट रहें, अपनी बात को अच्छे से पेश कर पाए बिना रूड हुए। पोलाइट होना भी बहुत जरूरी है, कि जैसा कि आपके इंटरव्यू मॉड्यूल में भी लिखा हुआ था कि इस तरीके से सोचें कि आप अपने किसी दोस्त के पिताजी से बात कर रहे हैं। तो हाँ वो बहुत अच्छी बात है कि रिस्पेक्ट भी देनी है और हमें अपनी पूरी बात भी कन्वे करनी है। हाँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। मेरे पर्सनली इंटरव्यू में सर, मेरा इंटरव्यू करीब 15 से 20 मिनट के आसपास चला था, करेक्ट। जिसमें सबसे पहले तो बेसिक क्वेश्चंस, नॉर्मल पर्सनल क्वेश्चंस पूछे गए थे कि हम्म। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में, इतने टाइम में क्या किया है कॉलेज के बाद। फिर उसके बाद सर लॉ के क्वेश्चंस पे आए थे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन सेक्शन 304 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का डिफरेंस पूछा था आईपीसी में। हम्म। उसी पे फिर उनने कुछ इलस्ट्रेशंस बना के पूछे थे, 2-3 इलस्ट्रेशंस बना के कि इसमें क्या होने वाला है, फिर इसमें क्या होने वाला है। फिर कल्पेबल होमिसाइड मर्डर के भी उनने कुछ इलस्ट्रेशन बना के पूछे थे, दो ही, जिनमें कि पूछा था कि इसमें कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर होगा या मर्डर होने वाला है, क्यों होने वाला है, किस एक्सेप्शन में आएगा या किस पॉइंट के अंदर आने वाला है। थोड़ा सा डिटेल में उसमें चले गए थे। हम्म। नेक्स्ट फिर सर उन लोगों ने केस लॉ बेस्ड 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। जैसे कि एंटिसिपेटरी बेल के ऊपर उन्होंने पूछा था कि क्या एब्सकॉन्डिंग एक्यूज को एंटिसिपेटरी बेल दी जा सकती है कि नहीं, क्योंकि ये हम्म। केस में ही आई थी इस चीज के हम्म। ऊपर डिसीजन। फिर इनने पूछा था कि क्या विक्टिम के पास एंटिसिपेटरी बेल की हियरिंग में अपियर होने का राइट होता है कि नहीं। ये भी अगर केस लॉ नहीं पता है तो आंसर नहीं कर हाँ, पाते। नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसमें ने अरेस्ट के बारे में आए थे, अरेस्ट के प्रोविजंस पे आए थे। तो पहले तो उनने बेसिक सेक्शन वाइज पूछा था। उसके बाद फिर उन लोग मूव किए कि आपको इन पे इंपॉर्टेंट केस लॉस पता है कि नहीं। तो मैंने पुराने केस एक बताए, फिर नया रिसेंट केस सत्येंद्र कुमार वाला हुआ था, तो मैंने उस केस को भी डिस्कस किया। हम्म। इसके बाद उनने इस पे भी हाइपोथेटिकल्स बना के पूछे थे, जिनका मैंने आंसर कर दिया था कि पुलिस स्टेशन में अगर रख दिया जाता है और कार्रवाई नहीं करती है तो। और फिर उसी पे उनने थोड़ा डिस्कशन सेक्शंस के बेसिस पे किया था कि क्या प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं अरेस्ट की, और नहीं होती हैं अगर वो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल, तो फिर क्या इसका रिजल्ट होता है। हम्म। सर इतने पे ही मेरा इंटरव्यू फिर कंक्लूड हो गया था। बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल किसी भी ऐसे जुडिशियल एस्पिरेंट्स को जो इस प्रिपरेशन में हैं, उन्हें
इस 3 फेज के एग्जामिनेशन में तीनों ही फेजेस को इक्वल इंपॉर्टेंस देना चाहिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू का फेज रहा हो। तीनों ही पर्टिकुलर फेजेस में स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन के माध्यम से ही उस पर्टिकुलर फेज को आप क्वालिफाई कर पाने की स्थिति में होंगे। तो ओवरऑल इस पर्टिकुलर इंटरैक्टिव सेशन में संचित जी से हमने कुछ इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को लेकर के डिस्कशन किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि इन प्रश्नों का जो भी जवाब संचित जी ने अपने अनुभव और ज्ञान के साथ आप लोगों के साथ साझा किया है वो आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको उन प्रश्नों पर अब थोड़ी बेहतर क्लैरिटी होगी, बेहतर स्पष्टता होगी। और इसके साथ मैं आज के इस सेशन को समाप्त करने की अपेक्षा कर रहा हूं। तो संचित, अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये अच्छा समय था, और इस अच्छे समय में कुछ अच्छी बातें हुई, जी सर, बिल्कुल और उम्मीद करता हूं जल्दी हम लोग मिलेंगे, है ना। बिल्कुल सर। और पूरी शुभकामनाएं हैं आपको व्यक्तिगत मेरी तरफ से और संस्था विधिक गिचोरिस की तरफ से। आप अपने भविष्य में बहुत अच्छा परफॉर्म करें, बीइंग अ न्यायाधीश और बीइंग अ इन पर्सन भी। तो आप इंटेलेक्चुअली अपने बौद्धिक स्तर पर भी और हर प्रकार के उस स्तर पर उस परम सफलता को प्राप्त करें, इस बात की पूरी शुभकामनाएं हैं और इस बात की पूरी दुआएं भी हैं। थैंक यू सो मच सर। ठीक है संचित, ओके। we will end this session. जी सर। ओके। Okay, thank you so much.